Literature Academy. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स को कवर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 16वीं 17वीं तक आते आते पेपर का आविष्कार हो चुका था, जिससे पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी विकास कहा जाने लगा था। क्योंकि इससे पहले जितने भी हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं वही वो शिलालेख पे लिखे हुए रहते थे, पिलर्स पे होते थे। मंदिरों के जितने भी हम लोग देखते हैं पिलर्स पे, वहाँ पे वो राजाओं के इतिहास के बारे में हम लोग को पता चलता था। लेकिन देखते हैं 20वीं सदी के बाद से ही पेपर के आविष्कार से ऐसा देखा जाने लगा कि जितने भी इतिहास लिखे जाने सभी हमें किताबें उनके मिलने लगी। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं कि कैसे सोर्सेज़ का फ्लो, सोर्सेज़ का रूप समय के साथ बदलते चला गया। पहले हम लोग चर्चा करते हैं अपना प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि प्री हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि उस समय मानवों का विकास होना आरंभ ही हुआ था। उन लोगों में ना बोलने की कोई क्षमता थी, ना कोई सोचने समझने की का मस्तिष्क का विकास हुआ था। घरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे उस समय के इतिहास के बारे में पता लगाया जाए। तो इसके साक्ष्य हमें उनके कंकाल से पता चलते हैं। पेंटिंग्स का जिस तरह से आप देख रहे हैं पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स का बहुत उन्हें शौक हुआ करता था, तो पेंटिंग्स बनाया करते थे। पेंटिंग के साथ साथ जैसे हुआ उनके टूल्स मिले, औजार मिले हैं, उनसे भी हमें उनके इतिहास के बारे में पता चलने लगा था। फ़ोटो से देख के आप समझ ही सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं, उनके ऊपर आदमी बैठा हुआ है और साथ ही साथ हथियार लेके उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय के अधिकतर लोगों का वो मुख्य पेशा ही वो फूड गैदरिंग था। तो समय के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री का समय आता है। तो प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि उस समय स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन अभी का कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो इतिहासकार अभी तक स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए थे। इसी समय में 4 सबसे बड़े सभ्यताओं का भी उदय हुआ था। सबसे पहला सभ्यता मेसो सिविलाइजेशन, दूसरा हुआ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, थर्ड आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फोर्थ चाइनीज सिविलाइजेशन। चारों के अपनी-अपनी विशेषताएं थी। सबसे महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो आगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि वो अब एक किस्म के नगर का विकास होने लगा था। उस समय कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक नगर व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। अपनी एक सभ्यता और अपनी एक कल्चर डेवलप हो चुका था। ऊपर के फोटो में आप गौर से देखिए तो वो पूरी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन नगर का डिवीजन ब्लॉक्स में होता था और बीचों बीच एक रोड्स पार होती थी। रोड रेक्टेंगुलर हुआ करती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोड के किनारे लैंप पोस्ट भी हुआ करती थी, जो आज के वर्तमान संदर्भ से बहुत ही काफी मेल खाती है। तो इससे बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारे कंकाल भी मिले। इससे उनके बायोलॉजिकल डीएनए का भी पता चलता है कि वो एक्चुअल कहाँ के वो निवासी थे और कहाँ से उनका कहाँ-कहाँ उनका कहाँ-कहाँ तक उन्होंने गया, उनका ट्रेड अपना विकास था। फिर आगे चलते गए तो हम लोग एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्री में मिलता है, उसमें बहुत बड़े-बड़े डायनेस्टीज़ का जन्म हुआ। सबसे बड़े डायनेस्टीज़ 2 सबसे प्रमुख थे। पहला हुआ मौर्यन डायनेस्टी और दूसरा वो गुप्ता डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी उसमें अशोका सबसे फेमस किंग थे। उन्हीं के टाइम
शिलालेखों का प्रचलन बहुत अधिक था, जिससे उनके हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के इतिहास के बारे में सबसे ज़्यादा पुख्ता और सटीक जानकारी इन्हीं के काल में हम लोगों को पता चलती है। के लिए ये क्या शिलालेखों का प्रयोग करते थे, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, इन स्लेटों का प्रयोग किया जाता था। इसमें राजा के लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी खामी थी कि कभी अचानक प्राकृतिक आपदा आने के कारण इनमें क्षतिग्रस्त होने का संभावना भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो आगे तो इन्हें प्रिज़र्व करना भी बहुत ही मुश्किल ही था। तो आगे चलने पर एक गुप्त डायनेस्टी एक सबसे बड़ी डायनेस्टी उभर के आती है, जिनका अपना एक कला और विज्ञान में एक अनूठा योगदान रहता है, और उनके कला और विज्ञान के कारण ही आज कला और विज्ञान का अनूठा विकास हुआ। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। राजा के कवियों द्वारा लिखी हुई किताबों से पता चल जाता है। मिडिवल पीरियड में जब आते हैं तब देखते हैं तब तक पेपर का आविष्कार हो चुका था। अब राजाओं का इतिहास हमें उन कवियों द्वारा लिखे हुए किताबों से या उनके कविताओं से पता चलता है। और वैसे ही एक मॉडर्न इंडिया मॉडर्न भारत का वो आरंभ होता है, और एक नया युग जिसमें यूरोपियंस की एक नई होड़ बनी रहती है कि कौन पहले भारत में पहुंचे। सबसे सबसे पहले भारत पहुंचे तो सबसे पहले वास्को द गामा पोर्टुगीज ने सबसे पहले भारत के समुद्री रास्ता ढूंढने का काम किया। बाद में सभी यूरोपियंस ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो हम लोग देखते हैं कि हमें मॉडर्न इंडिया के सोर्सेस के रिलेटेड क्या क्या हम लोग साक्ष्य मिलता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली पेपर का आविष्कार तब तक हो चुका था, जिससे मॉडर्न इंडिया के जितने भी इतिहास के बहुत सारे सटीक हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। जितने भी पेपर के आविष्कार से सबसे बड़ा यह एक क्रांतिकारी आई कि अब जितने भी प्रशासनिक काम होते थे सभी को अब लिपिबद्ध तरीके से पेपर में लिखा जाने लगा। साथ ही साथ जितने भी अब न्यूज़पेपर का भी प्रचलन स्टार्ट हुआ। अब यदि सरकार की आलोचना के लिए अब क्रांतिकारी पेपर्स का यूज़ करने लगे, और अपने बातों को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए पेपर्स का भी यूज़ किया जाने लगा। तो जितने भी हम लोगों सोर्सेस पढ़ते हैं इन मॉडर्न इंडिया को, उन्हें आर्काइव्स कहा जाता है। आर्काइव्स मेनली एक स्पेशल वर्ड होता है जो कलेक्शंस को बताता है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को कहा जाता है। उनके वो कुछ कंडीशन होते हैं आर्काइव्स होने के लिए। पहला है वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है वो एक सरकारी अथॉरिटी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। हम लोग फोटो मेरे पास एक है, दिखाते हैं। ये है, ये आर्काइव्स बिल्डिंग है। मीन्स यहाँ आपको अगर जानने का इच्छा है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिल जाएगा। तो इसमें मेनली होता है कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटिश टाइम के रिलेटेड, अभी के टाइम के रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ मेनली पे इस तरह से ये रहता है, जैसे आपको मान के चलिए आपको जानना है 1980 से 90 के बीच के सरकार में कितना पॉलिसीज आए, कितना इम्प्लीमेंटेशंस आए।
वो कहते हैं पॉलिसीज़ आए तो आप आसानी से आप यहाँ जा सकते हैं और उसके थ्रू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से उसे ब्रांच में भी वो अ, नेशनल आर्काइव्स को भी ब्रांच में बाँटा गया है। ब्रांच मेनली सर गवर्नमेंट के वो फंक्शन के अकॉर्डिंग बाँटा गया है। जैसे पब्लिक या जनरल वेलफेयर रिलेटेड कोई भी वो काम होता था तो पब्लिक ब्रांच में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग पब्लिक ब्रांच में मिल जाएगा आपको रेवेन्यू रिलेटेड जैसे कोई आपका टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन हुए थे, उनमें क्या बदलाव हुए। तो आपको रेवेन्यू ब्रांच में मिल जाएगा। उसी तरह से अब नीचे जितना जितना दिए गए हैं मिलिट्री वो ऑपरेशंस जितने हुए थे तो उन्हें भी एक लॉ के थ्रू ही एक सिस्टम के थ्रू ही लिखा गया था तो उन्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे जो अभी आपको आर्काइव्स बिल्डिंग में मिल जाएंगी। वो उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के भी आर्काइव्स होते हैं। वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम 3 भागों में प्रोविंस बटे हुए थे। पहला प्रोविंस आता है, दूसरा है वो प्रिंसली स्टेट और तीसरा आता है जो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट में वो प्रोविंसेस में डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिशर्स लोग का हुआ करता था और प्रिंसली स्टेट्स में इनडायरेक्टली वो रूल किया करते थे। वहाँ पे मेनली राजा ही रूल किया करते थे जब लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों का इनडायरेक्टली उस पर कंट्रोल हुआ करता था। कुछ इम्पोर्टेंट आर्काइव्स खालसा दरबार रिकॉर्ड पेशवा दफ्तर प्रिंसली स्टेट्स आपको मिल जाएगा। खालसा दरबार रिकॉर्ड्स ऑफ किंगडम लाहौर पेशवा दफ्तर या पेशवा दफ्तर या मराठा हिस्ट्री के बारे में बताएगा। प्रिंसली स्टेट जैसे राजस्थान जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर हुआ। डोगरा रूल जिसमें अब जम्मू कश्मीर आता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम कितने प्रेसिडेंसीज थे उनका नाम बताइए। तो आगे चलते हैं। आपको तीनों प्रेसिडेंसीज में आर्काइव्स मिलेंगे जैसे कोलकाता हुआ मद्रास हुआ और एक आता है मुंबई वो कोलकाता उस टाइम सबसे पहला प्रेसिडेंसी बना था उस टाइम ब्रिटिशर्स स्टेबल इंडिया में अपना जड़ जमाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए उस टाइम के जितने भी हमें सोर्सेज बहुत ही कम ही मिल पाते हैं। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी 1670 में स्टार्ट हुआ था। रिकॉर्ड्स आपको आसानी से अवेलेबल मिलेगा। ये आपको साउथ इंडिया और डेक्कन पार्ट के जितने भी एक्टिविटीज या हिस्ट्री के बारे में बताता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे अभी पूरा गुजरात और महाराष्ट्र से मिलकर बना था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। ये आपको मेनली वेस्ट इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताएगा। आगे वो बढ़ते हैं तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे या जुडिशियल रिकॉर्ड्स जुडिशियल रिकॉर्ड्स आपको जुडिशियल रिकॉर्ड आपको फोर्ट विलियम जॉर्ज अर्लीस्ट तो आपको जुडिशियल रिकॉर्ड जुडिशियल रिकॉर्ड्स इसी तरह आपको मिल जाएगा। उसका पब्लिक आर्काइव्स जो है पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज हुआ करती थी उनके भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो आसानी से आप मिल जाएगा। फिर प्राइवेट आर्काइव्स में पेपर नोट्स किसी इंडिविजुअल्स के पेपर नोट्स या नॉवेल्स हुआ करते थे जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी तो प्राइवेट आर्काइव्स कहा जाता था। फिर आता है न्यूज़ जनरल न्यूज़ को जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत ही बड़ा योगदान रहा है न्यूज़पेपर का। क्रांतिकारी अपने विचारों को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर का यूज़ करते थे। आप लोगों ने गौर में किया होगा कि जितने भी बड़े-बड़े क्रांतिकारी हमारे देश में थे उन के साथ एक न्यूज़पेपर भी एसोसिएट रहता था वो जो वो अपने विचारों को देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम करती थी। तो पहला न्यूज़पेपर एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल द्वारा स्टार्ट किया था। इसका इनका पहला मोटो यही था कि वो जितने भी माल फंक्शनिंग हो रहे हैं कंपनी में उन्हें उजागर करना और लोगों को बतलाना लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया। फिर सेकंड आता है सेकंड न्यूज़पेपर जो जेम ऑगस्टस द्वारा स्टार्ट किया गया था 1780 में वो प्रेस को सीज कर दिया गया 2 सालों के अंदर क्योंकि यह न्यूज़पेपर
कंपनी की बहुत सारी क्रिटिसाइज़ किया करती थी। बाद में वो द कलकत्ता गज़ट 1784 में आया, मद्रास कुरियर, ये जितने सारे न्यूज़पेपर हैं सभी उस समय इंडिपेंडेंस में बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान है। मद्रास कुरियर 1788 में आया था, मुंबई हेराल्ड 1789 में और कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिशर्स थे जैसे द हिंदू और स्वदेश मित्रम। बहुत सारे एस्पिरेंट जो एसएससी यूपीएससी का तैयारी करें मेनली द हिंदू का यूज़ करते ही और फेमिलियर भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो उनके को स्टार्ट किया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडियन मिरर एन सेन द्वारा। उसके बाद क्रिएटिव लिटरेचर्स आते हैं, क्रिएटिव लिटरेचर्स वैसे लिटरेचर्स होते थे जो क्रिएटिविटी को शो करते थे, लाइक पोएम, नॉवल, जो उस समय आर्ट को दर्शाते थे। तो सबसे फेमस नॉवलिस्ट उस टाइम में बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम की भी रचना की थी। उनके फेमस नोवेल अनंत मठ में वंदे मातरम का लिरिक्स आपको मिलता है और उसका यूज़ बहुत क्रांतिकारी ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के उसका उपयोग लोगों में के जनमानस में मातृत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए किया गया था। जो सबसे प्रमुख यूज़ सबसे पहला यूज़ सन्यासी रिवॉल्ट में किया गया था। उसके बाद पेंटिंग्स का आता है, पेंटिंग्स का इतिहास शुरू से ही रहा है, जिस से ही वो जब से मनुष्य की वो सोचने समझने की ताकत आई, उससे पहले से ही पेंटिंग का संबंध मनुष्य से रहा है। तो पेंटिंग से इस टाइम भी कंपनी के पेंटिंग्स आया करती थी, इन्हें पटना कलाम का कहा जाता था। ये खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पेट्रोनेज पर ही वो रहा करती थी। फिर बहुत सारे पेंटिंग स्कूल खोले गए, रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जॉन बार्कर द्वारा। फिर बंगाल स्कूल, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे। इसी तरह से जिस तरह देखिए एक भारत माता का फोटो उस टाइम का है, इंडिया के टाइम का है। तो इस फोटो को देख प्रतीत होता है कि उस समय इंडियन फाइटर्स लोगों में मातृत्व की भावना उत्पन्न करना चाहते थे अपने देश के प्रति। तो आज का आज के लेक्चर में बस इतना ही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।